देखेंगे संडे स्पेशल। आज का विषय रहेगा 40 का हुआ हरियाणा। जल्द लौटते हैं। नवंबर 1966 वो दिन जब हरियाणा का गठन हुआ। यानी अब अपना प्रदेश पूरे 46 साल का हो चुका है। इस लंबे सफर में प्रदेश ने विकास के मामले में कई बुलंदियों को छुआ, तो वहीं कई मसलों का आज भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। फिलहाल सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर कैसे पंजाब से अलग होकर हरियाणा को एक नए प्रदेश का दर्जा मिला। इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो सबसे पहले साल 1928 में पंडित श्री राम शर्मा ने दिल्ली में गांधी जी से मिलकर हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। ये हम उपेक्षित सब महसूस करते थे, तो मांग तो बहुत एक दिमागों में साइकोलॉजिकल तौर पर बहुत दिन से था, लेकिन बाद में पंडित श्री राम शर्मा जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे हरियाणा में, वो झज्जर के रहने वाले थे, फ्रीडम फाइटर थे, एमएलए बने पंजाब के सर सिकंदर हयात खां और सर खैजर हयात खां के वक्त में वो एमएलए थे। तो चौधरी छोटू राम और पंडित श्री राम शर्मा इकट्ठे थे। पहले पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा तिलक अखबार निकालते थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा के लोगों में हमेशा ये था कि हरियाणा हमारा अलग बनना चाहिए। हरियाणा बनाने के दिमाग में इनकी ऐसी कि मैं हरियाणा बनाना, क्योंकि पंजाब को ये पता था कि पंजाब तो बोले तो पंजाब बना लेंगे, लेकिन मेरा हरियाणा रह जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने गांव अपने एजेंटों को भेजना शुरू कर दिया, जिसमें देवीलाल जी थे, जिसमें और भी थे, ये शैलजा के फादर भी थे। बाद में धीरे धीरे ये मांग जोर पकड़ने लगी और आजादी के बाद इसके लिए बकायदा एक आंदोलन खड़ा होने लगा। कि ज़हने इंसान की हदें अगर इस तरह घटती गई तो जमीन पर सरहदें ही सरहदें रह जाएंगी। तो ये सरहदों वाली बात जो है ये पैदा हो गई, चाहे अनचाहे, लेकिन मूल रूप से जो मुद्दा उठा था वो पंजाबी भाषा के आधार पर एक राज्य के गठन का था। इस बीच साल 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। हालांकि आयोग ने पंजाब के बंटवारे की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन अलग राज्य की मांग करने वालों की मुहिम जारी रही। बाद में केंद्र सरकार ने समय की नजाकत को समझते हुए पंजाब पुनर्गठन का फैसला कर लिया, जिसके बाद पंजाबी सूबे को भाषागत आधार पर अलग करने की केंद्र की सहमति बनी और पंजाब को अलग कर दिया गया। बाकी हिस्सा बचा, उसे हरियाणा का नाम दे दिया गया। बहुत लोग ये दावा करते हैं कि हमारी वजह से हुआ, लेकिन मूल कारण यह है कि आजादी के बाद से एक सिख सूबे की मांग उठी थी। सिखों ने अपने लिए अलग से एक प्रांत ऐसा मांगा था जहां वो खुद निर्णायक स्थिति में हो। सिख सूबे की मांग जब उठी और पंजाबी को प्रमुखता का दर्जा देने की मांग उठी, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही हिंदी भाषी प्रांत की मांग उठी थी। और मेरा यह मानना है कि पहले सिखों का वो पंजाब बना, उसके बाद में परिणाम स्वरूप कोई विकल्प बचा नहीं था, तो हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग किया गया। लेकिन अगर श्रेय ही देना है तो उसमें चौधरी देवीलाल, प्रोफेसर शेर सिंह, ऐसे लोग जिन्होंने हिंदी भाषा के आंदोलन को चलाया था। अब हरियाणा का गठन हुआ तो सवाल उठा मुख्यमंत्री को लेकर। जब प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की बात आई तो उस वक्त दो नाम सामने आए, अब्दुल गफ्फार खान और पंडित भगवत दयाल शर्मा। उस समय हरियाणा में 54 विधायक थे, दोनों के लिए वोट डले और सिर्फ एक वोट से पंडित भगवत दयाल शर्मा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए। भगवत दयाल को ये एडवांटेज था, एक तो वो पंजाब के कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, ज्वाइंट पंजाब के। दूसरे ये था कि उसमें
मैं जो डेलीगेट्स की एमएलएज की थी उसमें मेजोरिटी ऐसी थी जो कि पंडित भगवदयाल को चाहती थी। तो उसमें मैंने अपना डिसासिव निर्णायक जो वोट थे, कप्तान रणजीत सिंह जो हमारे डाबड़ा गांव के हिसार के थे और हमारे पुराने मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा बनने के बाद, तो उनके साथ हमारा ये हुआ और उनको बढ़ा दिया। पंडित भगवदयाल शर्मा सबसे पहले हरियाणवी थे जिनको पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। ये उनका आप अगर राजनीतिक करियर देखें तो 1962 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और 62 से लेके 66 तक बहुत ही आपको ऐसे दुर्लभ राजनीतिक व्यक्तित्व मिलेंगे जो इतनी जल्दी वो पहले कार्यकाल में विधायक बनते ही मंत्री भी बने, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और उसी कार्यकाल में वो मुख्यमंत्री भी बने। हरियाणा के गठन के बाद पहली बार साल 1967 में चुनाव हुए और अहीरवाल के दिग्गज नेता राव वीरेंद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इसी दौरान प्रदेश में शुरू हो गया आयाराम गयाराम की सियासत का सिलसिला। सियासी उठापटक हरियाणा की राजनीति की एक बड़ी खासियत रही है। शुरुआती दौर में तो दल बदल इस कदर हुआ कि रातों रात सरकारें बदलती रही। आयाराम गयाराम का जुमला देश को हरियाणा ने ही दिया है। राव वीरेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री में मैं जरूर उप मुख्यमंत्री था, लेकिन उस वक्त तो देवीलाल के कारण मैंने छोड़नी पड़ी। कांग्रेस में मैं वापस चला गया, पर कांग्रेस ने फिर मुझे निजलिंगप्पा जी ने टिकट नहीं दी। हालांकि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर छोड़ के इंदिरा जी के कहने से कांग्रेस में शामिल हुआ था, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला तो मुझे कांग्रेस फिर छोड़नी पड़ी। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मुझे जाना पड़ा। तत्कालीन विधायक गयालाल ने एक दिन में 5 बार पार्टी बदलकर पाला बदलने की सियासत में एक कीर्तिमान हासिल कर लिया। इस मामले में भजन लाल भी पीछे नहीं थे। उन्होंने रातों रात न सिर्फ जनता पार्टी छोड़ी बल्कि अपने साथ 40 विधायकों को भी ले गए और सरकार बदल डाली। 1989 में जब चौधरी देवीलाल की सरकार गिराई और जनता पार्टी की सरकार अपने नेतृत्व में बनाई और करीब करीब कुछ महीने बाद में वो पूरी की पूरी सरकार लेके जो कांग्रेस के अंदर चले गए, तो उस समय अली बाबा 40 चोर का जुमला यहाँ चर्चित हुआ हरियाणा में कि इतने बड़े स्तर पर ऐसी सामूहिक दल बदल का इतिहास न पहले कभी था और उसके बाद में तो दल बदल कानून हो गया, उसका कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पा रहा। हालांकि दल बदल का सिलसिला आज के दौर में भी जारी है। 2009 के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा के 5 विधायकों ने पाला बदल लिया और कांग्रेस में चले गए। वैसे 46 सालों के लंबे सफर के दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं आया है। अलग राजधानी, अलग हाई कोर्ट और पानी बंटवारे का मसला, ये कुछ ऐसे विवाद हैं जो हरियाणा के गठन के वक्त भी थे और आज भी बदस्तूर बने हुए हैं। इन मामलों पर सियासत तो खूब हुई, लेकिन आज तक इनमें से किसी भी विवाद का कोई हल नहीं निकला है। कुछ हद तक हरियाणा के कुछ नेतागण इस बात में सहमत भी हो गए थे और हरियाणा की नई राजधानी के लिए स्थान की जो चयन की बात थी वो भी सुबुगाहट में आने लगी। मधुबन के पास भी राजधानी बनाने की बात चली, कुरुक्षेत्र में राजधानी बनाने की बात चली, फिर हरियाणा के मध्य में जींद में राजधानी बनाने की भी बातें चली, लेकिन कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया। ये भी एक बड़ी शर्मनाक सी स्थिति है, ना हमारी राजधानी है, ना हमारा अपना उच्च न्यायालय है। तो अभी कुछ वर्ष पहले केंद्रीय कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि अगर सरकार चाहे तो 1 घंटे के अंदर हाई कोर्ट मिल सकता है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है और हाई कोर्ट हमारी जरूरत है, तो वो क्यों नहीं बनता। इन मुद्दों पर सियासत आज तक हो रही है, लेकिन पार्टियों ने विपक्ष में रहकर तो इन मुद्दों को खूब उछाला, लेकिन सत्ता में खुद आने पर वो भूल गए। वक्त के पहिए के साथ हरियाणा ने विकास के मामले में कई नए आयाम भी स्थापित किए। समीक्षकों की माने तो वक्त की रफ्तार से हरियाणा ने विकास की उड़ान इतनी तेजी से भरी है कि इसने अपने से बहुत पहले अस्तित्व में आए कई दूसरे प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है। उन दिनों में आप अंदाजा लगाइए कि गुड़गांव से मेरा निवास अबोहर में मूल रूप में मैं बिलोंग करता था,
तो वो जो एक स्ट्रिप थी उसको पार करने के लिए गुड़गांव से या दिल्ली से अबोहर तक की यात्रा लगभग 14 घंटे में पूरी होती थी। कारण एक ही था कि सड़कें नहीं थी, परिवहन व्यवस्था, सड़कें कहीं भी नहीं थी। और हरियाणा में भी उस वक्त जो हरियाणा जो बना 1966 में, तब लगभग 60% गाँव का एरिया ऐसा था जहाँ बिजली का खंभा नहीं था, कोई बिजली का पोल नहीं था। पोल होगा तो बिजली आगे आएगी, लोग सोच भी नहीं सकते थे। लोग वाकई बहुत सारे गांव थे जिनको लोग कहते थे कि ये ऑफिशियली बेशक बेचिराग ना हो, लेकिन यहाँ कोई चिराग नहीं जलता। कोई वो दुष्यंत का शेर है ना कि कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो ये स्थिति थी उस समय कि बड़ा विचित्र था, ना बिजली था, ना पानी, ना सड़क संपर्क, और ना ही शिक्षण का संस्थाओं का कोई ज्यादा जमावड़ा। शुरुआत में फरीदाबाद एकमात्र उद्योग क्षेत्र था, जबकि आज प्रदेश में गुड़गांव साइबर सिटी, पानीपत बुनकरों का शहर, यमुनानगर कागज और लकड़ी की वस्तुओं बनाने वाला शहर और अंबाला साइंस हब के नाम से विख्यात है। कृषि के मामले में भी आज हरियाणा अग्रणी राज्य है। 1966-67 में हरियाणा खाद्य उत्पादन की क्षमता 25 लाख टन थी, जो बढ़कर 6 से 7% आज बढ़ गई है। कुल मिलाकर पंजाब जैसे सूबे को हरियाणा आज खाद्य उत्पादन पैदा करने में टक्कर दे रहा है। वैसे विकास के पैमाने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हरियाणा का गठन हुआ था तब प्रति व्यक्ति आय 1542 थी और 2011-12 में 1,08,859 रुपए के साथ 100 गुना से ज्यादा वृद्धि हो चुकी है और पूरे देश में गोवा के बाद ये सबसे ज्यादा है। शिक्षा के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थान खुलने से नए आयाम स्थापित हुए हैं। इसके अलावा खेलों में हरियाणा ने विश्व के पटल पर अपनी दस्तक दी है। तमाम उठापटक के बावजूद हरियाणा में विकास की गति काफी तेज रही है, चाहे वो बंसीलाल हो या फिर देवीलाल या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश के विकास को पूरी तवज्जो दी। हालांकि प्रदेश के कई इलाके अभी भी विकास की गाड़ी में पूरी तरह से सवार नहीं हुए हैं। मसलन साइबर सिटी गुड़गांव विश्व में विख्यात है, लेकिन कुछ ही किलोमीटर दूरी पर मेवात जिला पिछड़ापन का उदाहरण भी है। यानी समान रूप से प्रदेश के विकास की आज भी दरकार है। समान रूप से विकास की दरकार की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि ये बात अक्सर आरोपों के रूप में सामने आई है कि हर मुख्यमंत्री ने अपने इलाके को दूसरे इलाकों के मुकाबले ज्यादा तवज्जो दी। यही वजह रही कि आज भी प्रदेश के कई इलाके पिछड़े हुए समझे जाते हैं। हरियाणा खुद रीजनल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार था जब पंजाब का हिस्सा था, और उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी आए तो उनका सारा फोकस भिवानी की तरफ था। उसके बाद में भजनलाल आए तो उस विकास को उठा के हिसार की तरफ ले गए, और उसके बाद में चौधरी देवीलाल की प्रादुर्भाव हुआ तो उनका ध्यान सारा का सारा वहाँ सिरसा साइड में रहा। अब जब चौधर या जो भी उसको आप सत्ता कह लीजिए, जब वो रोहतक क्षेत्र में आई है, तो चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 2005 से पहले कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक जनाधार था नहीं, तो अपनी कंसोलिडेशन के लिए, अपने आधार को बढ़ाने के लिए उन्होंने पुराने रोहतक जिले, रोहतक, झज्जर, सोनीपत को केंद्रित रखा, और उसी में ये आरोप भी लगता है कि उसी में उन्होंने सारे विकास के कार्य कराए। 46 साल के सफर में अगर उपलब्धियां बड़ी हैं तो चुनौतियां भी छोटी नहीं हैं। महिला सशक्तिकरण, लिंगानुपात और कुपोषण कई ऐसे मामले हैं जिसमें आज भी हरियाणा को बहुत कुछ करना बाकी है। हरियाणा की बेटियों ने जहां खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष तक मापा है, वहीं एक सत्य यह भी है कि 1000 लड़कों के पीछे 870 लड़कियां हैं। कुल मिलाकर समाज की स्थिति सामने है। इसके ऊपर समाज और सरकार को सोचने की जरूरत है। तो ये जो विकट स्थिति महिलाओं के बारे में, ये निश्चित रूप से हरियाणा के मामले में चिंताजनक है। पंजाब में जितना खुलापन है उतना हरियाणा में खुलापन नहीं है। हालांकि हरियाणा में विश्वविद्यालय भी बने हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन कुछ तौर तरीके सामाजिक आर्थिक कारणों से वो ज़्यादा इतने विकसित नहीं हो पाए कि हम यहाँ की बच्चियों को, यहाँ की महिलाओं को एक सुरक्षित जीवन की गारंटी दे सके, जो कि हमारा फ़र्ज़ है, हमारा दायित्व है, संवैधानिक दायित्व भी है।
वो स्थिति अभी नहीं आई, लेकिन आने वाले वक्त में वो आएगी। इसके अलावा प्रदेश में बढ़ता अपराध का ग्राफ भी किसी बड़ी चिंता से कम नहीं है और बढ़ता अपराध का ग्राफ कानून व्यवस्था के साथ साथ लोगों के गिरते नैतिक मूल्यों की ओर भी इशारा करता है। तेजी से बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ चिंता का विषय है। प्रदेश में अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है। खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, उसने प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वो जो नेतृत्व था राजनीतिक, मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक नेतृत्व की असफलता है कि अगर सामाजिक आर्थिक धरातल पे कुछ कमजोरियां हैं और बड़े अपराध की स्थिति बड़ी है, तो संपत सिंह जो आज ये कह रहे हैं वो शायद ये भूल जाते हैं कि वो स्वयं भी इस प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं। तो ये स्थिति नहीं है, ऐसा नहीं है। जो अपराध की जो भावना है, ये जब सोशल इकोनॉमी में एकदम से लोगों को आप जमीनों का पैसा इतना दे देंगे और उस पैसे का जो निवेश है वो करने का रास्ता नहीं बताएंगे, तो अनाप शनाप तरीके से आया हुआ पैसा या जो चीज़ें संसाधन आ गए लोगों के हाथ में, उनका खर्च जो था वो बजाय सांस्कृतिक तरीके से, बजाय एक प्लान्ड वे से होने के, वो लोगों ने अपराध की। हरियाणा के 46 साल के इस सफर में हर क्षेत्र में बहुत सी कामयाबियों को अपने नाम किया, लेकिन एक चीज जो आज भी हरियाणा को उसके अस्तित्व पर कायम रखे हुए है, वो है हरियाणा देश की अमिट संस्कृति। यह हरियाणा की संस्कृति ही है जिसकी छाप आज भी लोगों के बोलचाल, रहन सहन और उनके रोजमर्रा की जिंदगी में झलकती है। और यही छाप हरियाणा को देश के सभी राज्यों में एक विशिष्ट पहचान दिलाती है।